देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद सबसे बड़ी आपको बताएंगे। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के 5 साल तक सरकार चलाने वाली पार्टी की ओर से युवाओं को उकसाते हुए श्रीलंका और बांग्लादेश बनाने की धमकी और शासन चलाने वाले नेताओं को गद्दी से खींचकर सड़कों पर दौड़ाने और पीटने तक की चेतावनी जारी कर दी गई है दोस्तों, जिसके कारण जोरदार तरीके का हड़कंप मचा हुआ है। बताएंगे कौन कौन सी पार्टी की ओर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर राहुल गांधी ने इंदौर के अंदर हुई घटना के मामले को लेकर जैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया दोस्तों, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर गए और अपने साथ में घंटा लेकर आए बीजेपी के घंटा मंत्री का विरोध करने के लिए। दोस्तों बताएंगे क्या रहा पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर उमर खालिद को लेकर अमेरिका के कई सांसदों के द्वारा लिखे गए लेटर पर बीजेपी वाले आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे एक वरिष्ठ पत्रकार ने सचिन पायलट को लेकर बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। बताएंगे कौन सी ये बड़ी जिम्मेदारी है, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की न साफ हवा है, न साफ पानी है, न भ्रष्टाचार से मुक्ति है, न बेरोजगारी और महंगाई कम हो रही है और यही सबसे बड़े देश के दुश्मन है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर दिल्ली से सटे हरियाणा राज्य के अंदर 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ में उप मुख्यमंत्री का पोस्ट हासिल करके और कई सारे मंत्रियों का पोस्ट हासिल करके सत्ता चलाने वाली पार्टी ने अब खुलेआम बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात भारत के अंदर बनाने को लेकर धमकी दी है दोस्तों। आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी के प्रमुख अजय चौटाला ने बांग्लादेश का हवाला देते हुए एक ऐसा बयान दिया दोस्तों, जिससे राजनीतिक सर्कल में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि युवाओं ने नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में जैसे तख्ता पलट किया वैसे ही भारत के अंदर होना चाहिए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में मंच पर जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजय चौटाला ने कहा कि नौजवानों को तैयार रहना चाहिए क्योंकि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में युवाओं ने ही तख्ता पलट किया था। उन्होंने यह भी कहा कि जो शासक है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको गद्दी से खींचकर सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम करना पड़ेगा। अजय चौटाला महेंद्रगढ़ में आयोजित युवा योद्धा सम्मेलन के दौरान ये बयान दे रहे थे दोस्तों। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब जरूरत है बदलाव की और बदलाव आप लोग लेकर आएंगे, आप और हम सब मिलकर लाएंगे तभी बदलाव आएगा। इसके लिए अब समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करो, काम करो और जब भी वो मौका आएगा, जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में जिस तरह से नौजवानों वहां की सरकार को तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया, उसी तरीके से बांग्लादेश के नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जिस तरीके से नेपाल के अंदर वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर न सिर्फ उनको सड़कों पर पीटने का काम किया बल्कि रातों रात देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। चौटाला ने यह भी कहा कि इस तरीके के इन शासन करने वाले लोगों को गड्डी से नीचे खींचकर सड़कों पर दौड़ाकर पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको यानी शासकों को देश छोड़ने पर मजबूर करना पड़ेगा, तभी जाकर इन कुशासन से हमको राहत मिलेगा। अजय चौटाला हरियाणा के महेंद्रगढ़ में इस सम्मेलन के दौरान कई बार भारत में भी जनजीय आंदोलन की पैरवी कर रहे थे दोस्तों। आपको बता दें कि क्योंकि वो हरियाणा के अंदर सरकार चला चुके हैं और सत्ता में रहे हैं, जानते हैं कि किस तरीके सरकार की व्यवस्था चलती है। और उसके बाद क्योंकि हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ इलाका है दोस्तों, वहां पर युवाओं को संबोधित कर रहे हैं और खासकर उन युवाओं को जो बेरोजगारी और तमाम समस्याओं के कारण बुरी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि उनके इस बयान को लेकर अब राजनीतिक हलकों में जबरदस्त तरीके का भूकंप आया हुआ है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे अराजकता फैलाने वाला बयान बता रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ भाजपा समर्थित लोग कानूनी धमकी देने की बातें कर रहे हैं। आपकी क्या राय है अजय चौटाला के इस बयान पर? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें राहुल गांधी ने इधर इंदौर को लेकर एक बयान जारी किया और दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता मैदान में उतर आए दोस्तों। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करते हुए कहा कि इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोता रहा, घर घर मातम है, गरीब बेबस है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान आ रहे हैं जिनके घरों में चूल्हा बुझा है, उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड पड़ोसा। उन्होंने सवाल किया कि लोग बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत कर रहे थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सीवर पीने के पानी में कैसे मिल गया, समय रहते आपूर्ति क्यों बंद नहीं की गई, जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर क्या कार्रवाई हुई, ये बड़े सवाल है दोस्तों। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेयर वगैरह को पोस्ट से हटाकर मंत्री को तुरंत घर भेजा जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी वाले मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की हंसते मुस्कुराते तस्वीरें सामने आने लगी है और बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय तो सारी लिमिट पार करते हुए फोकट और घंटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों की मौत का खिल्लियां उड़ाई है दोस्तों। और उसके बाद अब जाकर पीआर करवा रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसे लोगों से एक बात स्पष्ट हो गई है कि इन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। खुलेआम बीजेपी के नेताओं के दिमाग के ऊपर अहंकार
चढ़ चुका है और इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने जैसे ही फटकार लगाई तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में उतर आए। दोस्तों, कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता ने इंदौर के भागीरथपुरा के अंदर दूषित पानी के कारण 15 निर्दोष नागरिकों की मौत के खिलाफ नगर निगम के कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मैदान में कूद गया और युवा कांग्रेस के लोग अपने साथ में घंटी बजाने का सामान भी लेकर आए थे। दोस्तों, और घंटी बजा बजाकर बीजेपी की नींद जगाने की कोशिश की जा रही थी। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि जो घंटे और घंटी वाला बयान बीजेपी के नेता और मंत्री दे रहा था, दोस्तों उसके अहंकार को तोड़ना ज्यादा जरूरी है। उसको जब तक पोस्ट से ना हटाया जाए तब तक यह आंदोलन जारी रहना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर बने जोहरान ममदानी की ओर से उमर खालिद को एक पत्र लिखा गया है। दोस्तों, इस पत्र में कहा गया है कि जब जेलें लोगों को अलग थलग करने की कोशिश करती है तो शब्द फैल जाते हैं। पत्र में लिखा गया कि प्रिय उमर, मैं अक्सर कड़वाहट पर आपके शब्दों और इसे स्वयं पर हावी ना होने के महत्व के बारे में सोचता हूँ। आपके माता पिता से मिलकर बहुत खुशी हुई। हम आपके बारे में सोच रहे हैं, यानी हम आपको भूले नहीं है, बार बार याद करते रहते हैं। कुल मिलाकर यह बताने की कोशिश की गई है कि उमर खालिद को लेकर न्यूयॉर्क के मेयर साफ तौर पर स्पष्ट बोल रहे हैं कि वो उमर खालिद के मामले को लेकर जो कार्रवाई चल रही है उस पर पूरी तरीके से नजर बनाकर रखे हुए हैं। 8 अमेरिकी सांसदों ने भारत सरकार को पत्र लिखा और सांसदों के समूह ने भारतीय राजदूत विनय कवात्रा को पत्र लिखकर खालिद को जमानत देने और निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई की मांग की है। दोस्तों, कुल मिलाकर इस मामले पर आप बीजेपी वाले भड़क गए और राहुल गांधी की साजिश बताने लगे। बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे और टीवी पर इनके कई कारनामे फेमस है, गौरव भाटिया कहते हैं कि यदि कोई भी किसी आरोपित के समर्थन में सामने आता है तो भारत की संप्रभुता को चुनौती देना माना जाएगा। 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर खड़े हैं, यानी इसे भारत की संप्रभुता के खिलाफ बताते हुए बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा यह टिप्पणी की गई है। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि यह भारत के संप्रभुता के खिलाफ पूरा मामला है? क्योंकि उमर खालिद को पत्र लिखकर न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी कह रहे हैं कि वो उन्हें याद रखते हैं, यानी एक छोटा सा मैसेज दिया गया है कि उनको याद रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उमर खालिद के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। जरूर बताने की कोशिश की जा रही है कि उमर खालिद वाले मामले को लेकर जो केस चल रहा है उसमें क्या क्या हो रहा है। इस बात की पूरी जानकारी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी के पास है। जोहरान ममदानी गुजरात के एक परिवार से अमेरिका पहुंचे थे दोस्तों, और अमेरिका में वहां जाकर उन्होंने सबसे बड़े पोस्ट में से एक पोस्ट हासिल कर लिया है, यानी न्यूयॉर्क शहर का मेयर वो बन गए हैं। और उमर खालिद को उन्होंने ये पत्र लिखकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से हड़कंप बचाया है। इसके बाद बीजेपी के लोगों की प्रतिक्रिया तो सामने आ रही है, लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। आप लोग क्या समझते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां सचिन पायलट की बड़ी जिम्मेदारी तय करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। ये दावा बड़े पत्रकार ने किया है। दरअसल खबर यह है दोस्तों की वरिष्ठ पत्रकार आरपी श्रीवास्तव की ओर से एक बड़ा दावा किया गया, जो चैनल के हेड है स्वदेश न्यूज चैनल के। उन्होंने बताया है कि अब कांग्रेस पार्टी एक बड़े विकल्प पर चर्चा कर रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी देते हुए कहते हैं कि सचिन पायलट साहब को कार्यकारी अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने को लेकर पार्टी में चर्चा चल रही है। बीजेपी के सामने उनको एक चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश की जाएगी। सचिन पायलट साहब की मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर गहरी पकड़ है और छत्तीसगढ़ में उनका अच्छा खासा अनुभव हो चुका है और वो पार्टी को काफी आगे ले जा सकते हैं। सचिन पायलट बीजेपी के नए नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन के सामने एक बड़ा चेहरा होंगे। दोस्तों, अगर सचिन पायलट को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है तो स्थिति पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आएगी। कई सारे नेताओं ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उनके पोस्ट पर बने रहना चाहिए, लेकिन खड़गे जी की उम्र के कारण अब कोई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाना चाहिए जो कई सारे बड़े निर्णय ले और अगला अध्यक्ष बनने की रेस में आ जाए। ऐसे में सचिन पायलट का नाम काफी आगे चल रहा है। आप भी अगर मानते हैं दोस्तों कि सचिन पायलट को आगे करने का टाइम आ चुका है, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मुंबई के अंदर ठाकरे बंधुओं ने भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर रखी है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने 32 सीटों पर ठाकरे बंधुओं से बीजेपी को लड़वाने का फैसला लिया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा। और इस खबर के बाद भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि ठाकरे बंधुओं और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा चक्रव्यूह रचा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से ट्रैप में फंसती हुई नजर आ रही है। और यही बड़ा कारण है कि अब बीजेपी के लोग इस मामले को लेकर नए तरीके का कार्ड खेलने के लिए मजबूर हो गए हैं। मुंबई की राजनीति में मराठी मानुस का मुद्दा एक बार फिर से तीखे स्वर के साथ उठाया जा रहा है। इसी को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान देते हुए कहा कि मुंबई का अगला मेयर न केवल एक मराठी होगा बल्कि हिंदू समुदाय का होगा। यह बयान सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन को चुनौती देने वाला बयान माना जा रहा है। हालांकि मराठी समाज के लोगों को पता है कि मराठी समाज को रिप्रेजेंट करने वाला, उनका प्रतिनिधित्व करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो एमएनएस पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी है। जब दोनों ठाकरे भाई एक साथ आ गए तो इसका
मतलब मराठी वोटों को विभाजित नहीं किया जा सकता। मराठी वोटों को पता है कि उनको किस ओर जाना है, कौन मराठा के हित की बात कर रहा है। ऐसे में मराठी समाज के लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बने हैं दोनों ठाकरे बंधु, और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के लोगों को समझ में आ चुका है कि मराठी वोट उनसे चिटक चुका है। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी वाले ऑफर दे रहे हैं कि मराठी समाज का व्यक्ति ही मेयर बनेगा। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी वाले दबाव की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो बुरी तरीके से दबाव में उनको ये बातें बोलनी ही पड़ेगी। हालांकि ठाकरे बंधु मराठा समाज के लोगों के लिए एक सबसे बड़ा विकल्प तो कह सकते हैं, क्योंकि दोनों खुद मराठी समाज से आते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी अब समझ चुके हैं कि वो ट्रैप में फंस चुके हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, क्या इससे मराठा वोटों पर, मराठी वोटों पर कोई फर्क पड़ेगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका के बेल्लारी के अंदर वाल्मीकि जी के बैनर लगाने के मामले पर भाजपा और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोस्तों दरअसल कांग्रेस पार्टी के विधायक भरत रेड्डी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है 3 जनवरी को, यानी आज एक कार्यक्रम के आयोजन में वाल्मीकि जी की मूर्ति की स्थापना की चर्चा चल रही थी। वाल्मीकि मूर्ति स्थापना को लेकर जो बैनर पोस्टर हर जगह लगाए गए थे, कार्यक्रम के बारे में एक बैनर पोस्टर जनार्दन रेड्डी यानी भाजपा समर्थित विधायक के घर के बाहर लगने वाला था दोस्तों, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के विधायक भरत रेड्डी के समर्थक अवम भावी इलाके के अंदर जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर बैनर लगाने के लिए पहुंचे दोस्तों, जिसका रेड्डी के समर्थकों ने विरोध किया। इससे दोनों गुटों के बीच में जमकर बहस हो गई और दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हो गई और पुलिसकर्मी पर भी पत्थर फेंके गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। शुक्रवार को पुलिस ने भाजपा समर्थित विधायक जनार्दन रेड्डी और पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीरामुलु और शेखर अली खान के साथ साथ सोमशेखर रेड्डी समेत 11 लोगों के खिलाफ ब्रूसपेट थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है। और गोलीबारी के दौरान एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की मृत्यु की खबर सामने आ रही है दोस्तों। इसके बाद मामला और ज्यादा भड़क गया और फायरिंग को लेकर एक व्यक्ति की मौत पर एसपी बोले, कहा गलती से हुई फायरिंग में मारा गया एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का ही समर्थक था। दोस्तों आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने बैनर फाड़ने के बाद हिंसक हुई भीड़ ये जानकारी दी है, और अब इस पूरे मामले पर उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो मजबूत कार्रवाई करेंगे। अब पुलिस वालों के द्वारा किस तरीके की कार्रवाई होती है ये एक बड़ा सवाल होगा। कुल मिलाकर वाल्मीकि जी की मूर्ति स्थापना से क्या बीजेपी के लोगों को इतनी ज्यादा चिढ़ है कि वो ऐसा बवाल कर रहे थे। अलग अलग पक्षों के द्वारा अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन मामला काफी गंभीर है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार में चुनाव हो गए तो उसके बाद अब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने महिलाओं को लेकर, बिहार की महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे दिया और आपत्तिजनक बयान देते हुए बिहार की महिलाएं 10-10, 15-15 हजार, 20-20 हजार में मिल जाती हैं शादी करने के लिए, ऐसा बयान देकर उनकी गरिमा को सीधा ठेस पहुंचाया है दोस्तों। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ता मैदान में उतरी। कांग्रेस पार्टी की महिला प्रदेश की अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने यमुना कॉलोनी स्थित मंत्री के आवास का घेराव किया। पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी नेताओं की मानसिकता के खिलाफ विरोध किया गया दोस्तों। रेखा आर्य के आवास के बाहर ये कूच किया गया, और इससे पहले आप लोगों को अंकिता भंडारी मामले में भी खुलासे को लेकर जानकारी मिली होगी कि कैसे अंकिता भंडारी के मामले से जुड़ा हुआ एक वीआईपी का नाम सामने आया था, लेकिन बाद में उस पूरे मुद्दे को अलग तरीके से ढकने का प्रयास किया गया दोस्तों। सीबीआई की जांच भी नहीं करवाई गई, लेकिन अब फिर से बीजेपी नेता का मानसिक दिवालियापन दिखाई दिया है, और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध में मैदान में कूदे हैं। साथ साथ अभी कुछ दिनों से एक पैटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। इस पैटर्न के तहत शाहरुख खान को अलग अलग तथाकथित संत जो अपने आप को बताते हैं उनके द्वारा, और भाजपा के जो विधायक वगैरह है उनके द्वारा जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। कभी बीजेपी के चुनाव हार चुके पूर्व विधायक संगीत सोम शाहरुख खान को धमकियां देते हैं, तो कभी कथावाचकों के द्वारा शाहरुख खान को धमकियां दी जाती है, ये बोलकर कि आपकी टीम ने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया। आईपीएल के ऑक्शन के दौरान यानी बीसीसीआई ने मंजूरी दी और कहा कि बांग्लादेश का खिलाड़ी भी भारत के अंदर खेल सकता है। उसके बाद ऑक्शन होती है, बोली लगती है आईपीएल में, और उस बोली में मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया जाता है दोस्तों। और क्योंकि केकेआर ने एकमात्र बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा है, तो केकेआर यानी शाहरुख खान जिसके ऑनर हैं, उस टीम पर निशाना साधते हुए शाहरुख खान को धमकियां दी जा रही है और कहा जा रहा है कि उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी को पैसे देकर भारत की भूमि पर खेलने के लिए बोला है, और ये एक तरीके से भारत के लोगों का अपमान है। आपको बता दें कि शाहरुख खान को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जबकि और भी केकेआर के ऑनर है उनके ऊपर कोई निशाना नहीं साधा जा रहा, जिससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से ये पूरा अटैक शाहरुख खान के ऊपर चल रहा है, किंग खान के ऊपर चल रहा है। और अब इन सारे लोगों को फिर से एक तगड़ा तमाचा पड़ा है दोस्तों, जब आईपीएल की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेने को लेकर बवाल जारी के बीच में भारतीय टीम साल 2026 यानी इस साल बांग्लादेश का दौरा करेगी। इसका कैलेंडर बीसीसीआई की ओर से जारी किया गया है। 1 सितंबर से बांग्लादेश में वनडे सीरीज होगी और 9 सितंबर से टी20 सीरीज की शुरुआत होगी। इसके अलावा बांग्लादेश साल 2026 में तीनों फॉर्मेट के द्विपक्षीय सीरीज के लिए पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज की मेजबानी करने वाला है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने
ने शुक्रवार को कार्यक्रम की पुष्टि की है। भारत का बांग्लादेश दौरा असल में अगस्त 2025 में होने वाला था, लेकिन देश के राजनीतिक अशांति के कारण 2026 तक स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब 2026 में इस साल 1 सितंबर से कार्यक्रम होने वाला है दोस्तों। यानी बीजेपी की सरकार बीसीसीआई को मंजूरी दे रही है कि बांग्लादेश में क्रिकेट खिलाओ ले जाकर भारतीय लोगों को, भारतीय क्रिकेटरों को। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग जो तथाकथित अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, वे लोग मैदान में उतरकर विरोध करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं और जानबूझकर शाहरुख खान को केवल टारगेट किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि यह पूरा मामला प्रायोजित तरीके से शाहरुख खान को टारगेट करके केवल शाहरुख खान को बदनाम करने से जुड़ा हुआ है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारत की केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को कहा है कि एआई ऐप ग्रॉक से बनाई जा रही अश्लील और फूहड़ कंटेंट को तत्काल हटाया जाना चाहिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी की ओर से आदेश जारी करते हुए 72 घंटे के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा गया है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से शुक्रवार को एआई चैटबॉट ग्रॉक के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई गई। उन्होंने आईटी मिनिस्टर को लेटर लिखा था और एआई की मदद से महिलाओं की अश्लील तस्वीर बनाने को लेकर आपत्ति जताई थी। अब देखना यह होगा कि एलन मस्क की कंपनी के द्वारा क्या जवाब दिया जाता है, किस तरीके का जवाब सामने आता है, क्या वो कंटेंट हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। साथ साथ दोस्तों, वाराणसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के बेटे की गुंडई एक बार फिर से सबके सामने आई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अलग अलग जगह पर नए साल के दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान वाराणसी पुलिस पर लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर गंभीर जिम्मेदारियां थी। लेकिन इस बीच एक ऐसा मामला वाराणसी के जनपद से सामने आया जिसे लेकर अब बीजेपी के नेता फिर से चर्चा में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद का बेटा खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए पुलिस वाले को थप्पड़ मारता हुआ, दरोगा को थप्पड़ मारता हुआ पाया गया है। दोस्तों, वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत मणिकर्णिका घाट के पास बीजेपी के पार्षद के बेटे हिमांशु श्रीवास्तव को वहां पर तैनात चौकी के प्रभारी अभिषेक त्रिपाठी ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्हीं के ऊपर थप्पड़ चला दिया गया भाजपा के नेता के द्वारा। एक तरीके से खुलेआम बीजेपी के नेता का बेटा, जो खुद बीजेपी का नेता है दोस्तों, वो खुलेआम अपनी दादागिरी और गुंडागर्दी करता हुआ नजर आ रहा था। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें दिल्ली के अंदर कुत्ते गिनने के आदेश को लेकर गलत जानकारी फैलाने पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई शिक्षा निदेशालय यानी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की शिकायत पर की गई है। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके सर्कुलर में कहीं भी आवारा कुत्तों की गिनती का उल्लेख नहीं है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस मुद्दे पर फैलाए गए झूठ के कारण उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। सरकार ने झूठे प्रचार के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इसके तहत शिक्षा निदेशालय यानी डीओई के द्वारा मामला दर्ज किया गया, कानूनी कार्रवाई कर लिया, पुलिस को औपचारिक शिकायत दे दी गई है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दावा है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु सरकार और केंद्र के बीच में लंबे वक्त से चले आ रहे विधेयक विवाद को लेकर अब बड़े संवैधानिक सवाल के रूप में यह मुद्दा सबके सामने फिर से आया है। राज्य विधानसभा से पारित कुछ महत्वपूर्ण विधेयक को लेकर यह पूरा मामला है और अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ के उस फैसले से जुड़ी हुई है, जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा विधानसभा से पुनः पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजे जाने को दुर्भावनापूर्ण करार दिया गया। इस फैसले को अनुच्छेद 142 के अंतर्गत डिम्ड एसेंट यानी काल्पनिक स्वीकृति की अवधारणा लागू करते हुए कुछ विधेयकों को बिना राज्यपाल या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के ही स्वीकृत माना गया और साथ ही राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई। अब इस पूरे मामले को लेकर विवाद लगातार जारी है दोस्तों, और संवैधानिक संकट एक बार फिर से सबके सामने आ गया है कि क्या 2 बार अगर विधानसभा एक बिल को पास करके राज्यपाल के पास भेजती है तो क्या वो उस बिल को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकता और उसे अपने आप ही पास माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइम तय किया है कि राष्ट्रपति ज्यादा टाइम तक किसी कानून के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, इस तरीके से नहीं कर सकते, यानी उनको एक तय समय सीमा में बताना होगा कि वो कानून को खारिज करते हैं या फिर उससे स्वीकृति देते हैं। उसे लंबे समय तक लटकाया नहीं जा सकता और इसी पर काफी विवाद हुआ दोस्तों। संविधान के कई तरीके के प्रावधानों का इस्तेमाल किया गया और इस पर अब चर्चाएं और ज्यादा चल रही है। ऐसे में कुछ दिनों के अंदर तमिलनाडु बिल को लेकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और राष्ट्रपति के द्वारा भी अपना पक्ष रखा जाएगा। साथ साथ हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शुक्रवार को शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए। प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज हिमाचल प्रदेश को देने की घोषणा की, मगर अब तक 1 रुपया भी हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया गया। फाइनेंशियल हिमाचल का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है, यानी जो हिमाचल प्रदेश से वादा किया गया था वो हिमाचल प्रदेश को उसका अधिकार नहीं दिया जा रहा। चौहान का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता आज भी प्रधानमंत्री के स्पेशल पैकेज का इंतजार कर रही है। 2023 में भी हिमाचल प्रदेश के अंदर 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान आपदा के कारण हुआ। केंद्रीय टीम ने 9,000
2000 करोड़ रुपए तक का एस्टिमेट दिया था और बाद में केंद्र सरकार ने मात्र 2006 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए। यह पैसा भी अब जाकर मिला है। चौहान ने कहा कि दिसंबर 2025 में भी 602 करोड़ रुपए और 2023 की आपदा के लिए दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो सहायता दे रही है वो समय पर मिलना चाहिए, समय पर दिया भी नहीं जा रहा। हिमाचल में बीजेपी नेता केंद्र से अलग अलग स्कीमों की मदद मिलने के झूठे दावे कर रहे हैं और केंद्र सरकार यहां पर कोई भी हम लोगों को मदद नहीं कर रही है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो हर संभव कोशिश किया जा रहा है कि कोई बड़ी योजना केंद्र सरकार की यहां लागू ना हो जाए या फिर केंद्र का पैसा यहां पर उचित समय पर ना पहुंचे, जिस कारण हिमाचल प्रदेश के अंदर विकास भी पूरी तरीके से रुका हुआ है। क्योंकि दोस्तों हिमाचल प्रदेश के पास काफी कम बजट है और महाराष्ट्र के बीएमसी से भी कम बजट है हिमाचल प्रदेश राज्य के पास, और इसी बजट में कई सारे चीजों को देखना है। महिलाओं को 1500 रुपए महीना भी देना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि आपदा से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाए। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक स्थानीय क्रिकेटर को एक मैच के दौरान कैप पर फिलिस्तीन का झंडा दिखाने के लिए समन भेजा। पुलिस ने इसकी जानकारी शुक्रवार को दी है। पुलिस ने कहा कि जम्मू में खेले गए एक मैच के दौरान झंडा दिखाए जाने के बाद एक लोकल क्रिकेटर और एक प्राइवेट क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजकों से पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया। अधिकारियों ने कहा कि एक क्रिकेटर के हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा और बल्लेबाजी के दौरान कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद उसके हेलमेट पर फिलिस्तीन के झंडे बने हुए थे, तो फिर समन भेजा गया और उससे अब पूछताछ की जा रही है। क्या फिलिस्तीन का झंडा दिखाने पर पूछताछ कर देना ये अपने आप में कुछ ज्यादा नहीं कर रही है पुलिस? आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में बड़वानी में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई वापस लेने की मांग पर SC/ST संगठनों ने जोरदार मोर्चा खोला है और संयुक्त प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देते हुए माफी मांगने के बावजूद आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को पोस्ट से हटाए जाने की आलोचना की है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।